हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज़ के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही मार्क ओरिएंटेड टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा आपसे प्रॉमिस है इस वीडियो को देखने के बाद कई सारी जानकारियां मध्य प्रदेश के परिदृश्य में आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण वीडियो देखना। इस जानकारी के अलावा थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, इसलिए इसके अलावा कई सारी जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूं। आज के बाद मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटने वाला। मैप के माध्यम से भी आप लोगों को कई सारी जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले एक प्रश्न मन में बनना चाहिए, हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, उसका वास्तविक स्वरूप कब अस्तित्व में आता है? तो बात है 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का वास्तविक स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। इसके पहले हमारा जो मध्य प्रदेश हुआ करता था ना, जिसे हम जानते हैं पुराने मध्य प्रदेश के रूप में, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, 3 भागों में बटा हुआ था। भाग ए, भाग बी और भाग सी के अंतर्गत वह हमारा पुराना मध्य प्रदेश था। किंतु जैसे ही 1953 के अंतर्गत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो जाता है, उसी के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। तो यहां से हम शुरू करते हैं हमारी आगे वाली बात। यदि हम देखें हमारा मध्य प्रदेश जो है उसका उस समय कुल क्षेत्रफल कितना हुआ करता था, यह भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। 443,446 स्क्वायर किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल हुआ करता था। अविभाजित मध्य प्रदेश का यह कुल क्षेत्रफल था। इस बात को नोट कर लो, जिस समय हमारा मध्य प्रदेश बना, कब? 1 नवंबर 1956 को, तब इसमें कुल कितने जिले हुआ करते थे, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले हुआ करते थे। किंतु एक महत्वपूर्ण बात है 26 जनवरी 1972 या कुछ किताबों के अंतर्गत 26 नवंबर 1972 लिखा मिल जाएगा। उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 नए जिलों का गठन होता है। एक जिला बनता है भोपाल, जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, और एक जो जिला बना है वह चले गया हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है? राजनांदगांव है। इस बात को नोट कर लो, जो भोपाल था ना, पहले हिस्सा हुआ करता था, भाग हुआ करता था किसका? सीहोर का। इस बात को भी नोट कर लो। स्थापना दिवस कब बनाते हैं? तो हम हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाते हैं। साथ ही साथ हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी, हरियाणा है, कर्नाटक है, यह सभी राज्य अपने स्थापना दिवस 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और यदि देखें वर्तमान स्वरूप हमारे मध्य प्रदेश को कब प्राप्त होता है, तो बात है 1 नवंबर 2000 की। इस समय होता क्या है, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से एक नए राज्य का गठन होता है, जिसका नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़। तभी से यह जो वर्तमान स्वरूप है ना, हमें देखने के लिए मिलता है।
यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार बना है कि बताइए जिस समय अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था और जिस समय हमारे मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो श्री दिग्विजय सिंह उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बात को भी नोट कर लो। अब यदि देखें हमारे मध्य प्रदेश को यह जो नाम दिया गया है, मध्य प्रदेश कह लो या हृदय प्रदेश कह लो, हमारा जो संपूर्ण भारत है ना, उसके बीचों बीच हमारा मध्य प्रदेश स्थित होने के कारण उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया था। यह उपनाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अब यदि बात करें पुराना नाम क्या है हमारे मध्य प्रदेश का, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता था। जिस समय हमारे मध्य प्रदेश के कुल 3 भाग हुआ करते थे और राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो नागपुर हुआ करती थी हमारे पुराने मध्य प्रदेश की राजधानी। अब यदि देखें अन्य नाम क्या है, तो हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाने जाता है। यह देखिए, यह जो मालवा रीजन है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण रीजन हो जाता है। सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन इसी रीजन के अंतर्गत होता है। साथ ही साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा हम यदि देखें सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखना उज्जैन में है। और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वह आता है इंदौर में। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं यहां से। अब यदि देखें हृदय प्रदेश के बारे में बताया, टाइगर स्टेट के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। पिछले समय की यदि बात करें 2014 से लेकर 2018 तक, यह जो टैग है ना टाइगर स्टेट का, मध्य प्रदेश से दूर चला गया था, क्योंकि इन 4 सालों के लिए टाइगर स्टेट के नाम से जाना जा रहा था कर्नाटक को। उस समय कर्नाटक के अंतर्गत बाघों की संख्या ज्यादा हो गई थी, किंतु एक रिपोर्ट आई, बाघ रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई। उसके अनुसार संपूर्ण भारत में 2967 बाघ है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 526 है। हमारा जिस समय जो कर्नाटक है उसमें कुल बाघों की संख्या 524 है और तीसरे स्थान पर नंबर आ रहा है उत्तराखंड का। इस बात को भी याद कर लो। और यदि संपूर्ण भारत के परिदृश्य में देखें तो लगभग 19% से लेकर 22% बाघ हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। हीरा प्रदेश के रूप में हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए संपूर्ण भारत में यदि हीरे का उत्पादन यदि कोई राज्य करता है तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। और यदि पर्टिकुलर किसी जिले की बात करें तो पन्ना, किंतु छतरपुर जो जिला है ना उसका पड़ोसी जिला जहां से केन नदी प्रवाहित होती है, पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाते हुए वहीं पर पन्ना के अंतर्गत नए हीरे की खदानें वर्तमान में प्राप्त हुई है। एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसे। अब यदि बात करें तेंदुपत्ता राज्य के रूप में हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है। संपूर्ण भारत में जितना भी तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है उसका 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता जो है ना जबलपुर और सतना
वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। अगला यदि देखें तो नदियों का मायका, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है यहाँ से कि बताइए नदियों का मायका के उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो यह जाना जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? लगभग 207 नदियों का उद्गम या कह सकते हैं 207 नदियां हमारे मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, जो कि संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा नदियां है। हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, उससे चारों दिशाओं के अंतर्गत नदियां प्रवाहित होती है। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम क्या है? तो याद रखना, नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है 1077। इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। और इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित नाम भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो रेवा इसका सबसे प्राचीन एवं प्रचलित नाम आपको कई सारी बुक में देखने के लिए मिल सकता है। अब यदि बात करें राष्ट्रीय उद्यान राज्यों के रूप में हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आप कई सारे किताबें यदि पढ़ोगे उसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तो हमारे प्रदेश में है, किंतु उनकी संख्या आपको 11 देखने के लिए मिलेंगी। किंतु बात है दिसंबर 2018 की 12वां राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। हो सकता है उसे प्रस्तावित वाली श्रेणी में रखा गया हो, किंतु एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन आए उसी के हिसाब से आप टिक करना। 12वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह जो श्योपुर है ना, पालपुर कुनो जो अभ्यारण्य है, उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित किया गया है। यहां पर एशियाई शेरों को लाने की योजना प्रस्तावित की गई है। कहां से? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से उन्होंने देने से मना कर दिया। तो अफ्रीका से इन प्रकार के शेरों को लाने की योजना प्रस्तावित है। अब यदि देखें वन प्रदेश के रूप में हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा वन या वृक्ष यदि किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वह देखने के लिए मिलते हैं हमें अपने मध्य प्रदेश में। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के कारण सबसे पहली बार हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला संपूर्ण भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश है। 1970 में किया था राष्ट्रीयकरण। अब यदि बात करें राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। किस प्रजाति का? तो ब्रेडरी प्रजाति का यह बारहसिंगा है। यहां से भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो राजकीय पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंगा है उसकी प्रजाति किस प्रकार की है? तो ब्रेडरी प्रजाति है। अब यहां से एक साइंटिफिक नेम भी बनता है। तो रूसवर्स डुआउसेली इस ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा का नाम है। इस बात को नोट कर लो। राजकीय पक्षी दूधराज या शाही बुलबुल के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम पैराडाइज फ्लाई कैचर। यह भी एग्जाम में कई बार व्यापम की एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजकीय पेड़ के बारे में बात करें, जो हमारे देश का राजकीय पेड़ है ना, वही राजकीय पेड़ या वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश का है, जिसका नाम क्या है? बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगेलेंसिस के नाम से इसे जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, मध्य प्रदेश का पशु पक्षी पेड़, अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हो ट्रिपल पी जो है ना, पशु पक्षी और पेड़, इन्हें क्या किया गया था?
जिस समय हमारा मध्य प्रदेश बात है 1 नवंबर 1981 को अपने स्थापना का 25वीं वर्षगांठ मना रहा था, सिल्वर जुबली जब मना रहा था, तो इन तीनों को राजकीय पशु पक्षी पेड़ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25वें स्थापना पर्व पर घोषित किया गया था। राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो सफेद लिली हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसे लिलियम कैंडिडम के नाम से जाना जाता है, यह इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय खेल के बारे में बात करते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मलखम। वैसे तो इसका जो संबंध है ना इस खेल का, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। महाराष्ट्र के ज्यादा करके लोग इसी खेल को खेलते हैं। इसका उद्गम यदि देखें, इसका उद्गम कहाँ हुआ, इस खेल का जन्म कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत माना जाता है। किंतु हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखम को 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। और आपको पता होना चाहिए इसके लिए कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है, तो मलखम के लिए प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 अप्रैल 2013 को इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था और सबसे पहली बार खेल दिवस के दिन यह मलखम के लिए जो पुरस्कार दिया गया था अजय वक्तारिया साहब को दिया गया था। इस बात को भी नोट कर लो। राजकीय फल जो है आम है, जिसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जिसे जाना जाता है। राजकीय मछली मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो महाशीर प्रजाति की मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है और इसका साइंटिफिक नेम टोर प्यूटिटोरा के नाम से इसे जाना जाता है। राजकीय चिन्ह हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 स्तूप जो बने हैं ना, उसकी बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां है और जो बरगद का वृक्ष है उस पर बना है अशोक स्तंभ। इस बात को भी नोट कर लो। यहां से किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऐसा पूछता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्न में से क्या मौजूद नहीं है। गेहूं है, धान है, बरगद है, अशोक है और एक दूसरा कोई ऑप्शन आपको दे देगा, उसे आप टिक करके बाहर निकाल लेना। राज की फसल के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राज की फसल का नाम क्या है, तो याद रखना सोयाबीन है। और यदि इसकी बात करें तो आपको मैंने अभी बताया सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मालवा रीजन में होता है। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स के नाम से इसे जाना जाता है। राजकीय नाट्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय जो नाट्य है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, माछ है। यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है, तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रचलित है। राजकीय नृत्य क्या है, तो राई है। यह जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना सबसे ज्यादा यहां पर प्रचलित है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई। अब राजकीय नदी की बात करें, मैंने अभी आपको बताया नर्मदा नदी पवित्रता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो अमरकंटक पहाड़ियों के अंतर्गत मेकाल पर्वत से होता है। नर्मदा कुंड से इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कुल 15 जिलों से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। इसीलिए इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। इसलिए याद रखना 2017 में जीवित नदी का दर्जा भी इस नदी को प्रदान किया गया है। प्रशासनिक तौर पर हमारे मध्य प्रदेश का किस प्रकार से संचालन होता है, तो उसकी एक प्रोसेस समझ लो। यहाँ पर जगह कम होने के कारण मैं नहीं लिख पाया, किंतु मैंने आपसे प्रॉमिस किया है इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। सबसे पहले यदि देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो याद रखना 23
25,000 से ज़्यादा संख्या आपको मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की देखने के लिए मिल सकती है। सभी ग्राम पंचायतों का समूह क्या कहलाता है? तहसील कहलाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल तहसील कितनी है? तो 313 कुल तहसील है। सभी तहसीलों का समूह क्या कहलाता है? तो याद रखना, विकास खंड कहलाता है। 313 विकास खंड हमारे मध्य प्रदेश में है। सभी विकास खंडों का समूह क्या कहलाता है? जिले कहलाता है। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के कुल 52 जिले हैं। 52वां जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। कौन सा? निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018 को। किंतु आप जानते हैं, जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कमलनाथ सरकार के द्वारा 3 नए जिले घोषित किए गए हैं, जिसे प्रस्तावित की श्रेणी में हम रख सकते हैं। कौन से 3 नए जिले? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यह जो सतना है ना, उसकी एक तहसील है मेहर, वह प्रस्तावित की श्रेणी में है। जो उज्जैन है ना, उसका नागदा, यह भी प्रस्तावित की श्रेणी में है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गुना है ना, उसकी एक तहसील है चाचौड़ा, वह भी प्रस्तावित जिले की श्रेणी में वर्तमान में स्थित है। अब यदि बात करें हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ जलवायु किस प्रकार की है, तो वह भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे मध्य प्रदेश की हमें देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार की मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है? वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कई प्रकार की मिट्टियां है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। किंतु सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है काली मिट्टी। 47% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम कपासी की मिट्टी के नाम से या बेसाल्ट लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सभी जानकारियां मैंने आपको दे दी है। मेरा मिट्टी वाला वीडियो जरूर देखना। उसके बाद यदि बात करें तो उसी के अंतर्गत केंद्र बिंदु की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु किस प्रकार से बनते हैं? देखिए, पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर स्थित है? तो हमारे मध्य प्रदेश की जो कि सांस्कृतिक राजधानी है उज्जैन के अंतर्गत है। वहां पर एक मंदिर है, मंगलनाथ भगवान का मंदिर, जिसे मंगल दोष होता है। अपने दोष का निवारण करने के लिए वह मंगलनाथ मंदिर पर जाता है। वहीं पर है संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु आपसे पूछे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, यहां से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बना है। वर्तमान भारत के केंद्र बिंदु के बारे में बात करें तो वह विदिशा के अंतर्गत है। अविभाजित भारत के केंद्र बिंदु की बात करें तो करौंदी कटनी के अंतर्गत आता है यह स्थान। अखंड भारत के केंद्र बिंदु की यदि बात करें तो वह बरसाली बैतूल के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु के बारे में बात करें तो वह सतना में आपको देखने के लिए मिल सकता है। केंद्र बिंदु से क्वेश्चन बने हैं। और आगे यदि बात करें तो हमारे इसमें न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से चलती है, तो आपको पता होना चाहिए। जिस समय भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया, उसके 1 साल बाद 1936 के अंतर्गत संपूर्ण जितने भी मध्य प्रदेश के लगभग छोटे मोटे राज्य है, उसमें क्या कर दिया गया? उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। उस समय हमारा मध्य प्रदेश पुराना मध्य प्रदेश कहलाता था। नागपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हुआ करता था। 1956 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 में यह कहां पर आ गया? तो जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट स्थापित हो गया। इसकी कुल खंडपीठ कितनी है? यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो 2 है। एक खंडपीठ है ग्वालियर में और एक खंडपीठ है इंदौर में। तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है कहां पर? भोपाल में। इस बात को भी नोट कर लो।
और आगे यदि चले तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते चलेंगे। जनसंख्या के आधार पर यदि हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो बात है 2011 के अनुसार 7,26,26,809 कुल लोगों की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व कितना है हमारे मध्य प्रदेश का, तो 236 लोग प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इस बात को भी नोट कर लो। जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर संभाग है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग यदि पूछ ले तो जबलपुर को टिक करना। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटे संभाग कौन सा है, तो शहडोल संभाग को टिक करना। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट जिले में पाया जाता है। लगभग 1000 पुरुषों पर 1031 महिलाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यदि मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं, उस डेटा के अनुसार आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं। अब यदि देखें तो हमारे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इस मैप से कई सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। यदि देखिए यह है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम क्या है, तो चंबल के अंतर्गत संभाग के अंतर्गत आता है, जिसका नाम क्या है, मुरैना। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला जिसका नाम क्या है, तो बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, जिसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है, तो भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, तो हमारे जबलपुर में है, इसलिए जबलपुर मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहलाता है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो संस्कार राजधानी के रूप में, न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है जबलपुर को। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी, मध्य प्रदेश की कपड़ा राजधानी या वस्त्र राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है इंदौर को। संस्कृति राजधानी के रूप में अभी आपको बताया उज्जैन को जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। यहां पर पर्टिकुलर किसी स्थान की बात करें तो बेडन कहलाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आपसे पूछे, जिला यदि पूछे तो सिंगरौली लगाना, पर्टिकुलर एरिया यदि पूछे तो बेडन लगाना। ऐसा क्यों कहा जाता होगा, आपको इस बात से भी मैं अवगत कराता हूं। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र इसी सिंगरौली वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से लगभग 3260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 5 राज्यों को यहां से विद्युत की आपूर्ति दी जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को दिए जाने के कारण मध्य प्रदेश इसका लगभग 30% विद्युत का उपयोग करता है। इसी कारण इस सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला यदि देखें मध्य प्रदेश गान के बारे में बात करें, सुख का दाता सबका साथी, यह हमारा मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश गान है ना, इसके लेखक कौन है, तो महेश शर्मा साहब इसके लेखक है। और इसे गाया किसने है, तो याद रखना शान शांतनु के द्वारा इसे गाया गया है। यह जो संगीत दिया गया है ना, आदेश श्रीवास्तव के द्वारा दिया गया है। इस बात को भी नोट कर लो।
अब यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को कुल ऐसे कितने जिले हैं जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत सीमा बनाते हैं पड़ोसी राज्य, तो उनकी कुल संख्या 5 आपको देखने के लिए मिल सकती है। हमारा मध्य प्रदेश जो है ना तो 5 पड़ोसी राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप तो याद रखना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो इस इंदौर की एक तहसील है महू, वहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ी के बांगचू बिंदु से उद्गम होता है चंबल नदी का। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं किसके साथ में, तो राजस्थान के साथ में। इस मुरैना से सीमा शुरू होती है और यहाँ तक चलती है झाबुआ तक। यदि बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कुल 13 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ से शुरू होता है मुरैना से और यहाँ तक चलता है सिंगरौली तक। इस बात को भी याद रखना। और यह जो छत्तीसगढ़ है जो हमारे मध्य प्रदेश से अलग हुआ, इसके साथ मध्य प्रदेश के कुल 6 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। यह जो महाराष्ट्र है ना, इसके साथ में मध्य प्रदेश के कुल 9 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। इस गुजरात के साथ में मध्य प्रदेश के कुल 2 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। 2 जिले आपको बता देता हूँ कौन से 2 जिले, तो एक का नाम है अलीराजपुर और एक का नाम है झाबुआ। झाबुआ जो है ना गुजरात के साथ में और राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। अलीराजपुर महाराष्ट्र के साथ में और गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। यह जो बालाघाट है ना, याद रखना यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है। यह जो सिंगरौली है ना, यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है। मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है और शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, सारी वीडियो देखना। मैंने आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने का एक प्रयास किया है। अब यदि देखें तो हमारा यह जो मध्य प्रदेश है ना, इसके बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है। यदि बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम देखें तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, तो 29 है। इस 29 में से याद रखना एसटी के अंतर्गत 6 सीटें रिजर्व है और एससी के अंतर्गत कितनी है, 4 सीटें रिजर्व है इस 29 में से। और आप जानते हो मध्य प्रदेश में एसटी अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है, इसलिए 6 सीटें इनके लिए रिजर्व और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई है। यदि बात करें तो राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, तो मध्य प्रदेश में कुल 11 सीटें हैं राज्यसभा की। उसके साथ यदि बात करें तो 230 प्लस 1 लिख लेना, 230 किसकी है, मध्य प्रदेश के कुल विधानसभा में कुल सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक सीट जो है ना वह एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रखी जाती है। 230 सीटें, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करें इस कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से निकलती है। संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो कुल 8 राज्यों से निकलती है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और यही कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहां से एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। यह जो कर्क रेखा है इसमें मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा स्थित है, तो रतलाम है। इसी कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा स्थित है, तो शहडोल है। कुल 14 जिलों से निकली और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कुल 15 जिलों से निकलती है। इस बात को भी नोट
कर लो, यह जो कर्क रेखा है ना, इसे गर्मी की रेखा कहते हैं। यह जहां से भी निकलती है उसके वातावरण को गर्मी का एहसास करा देती है। यह कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर, आप ऐसा भी कह सकते हो नर्मदा नदी इसी कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। मालवा के पठार को पश्चिम में और बघेलखंड के पठार को पूर्व में दो बराबर भागों में बांटती है हमारी कर्क रेखा। यहां से भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बने हैं, इसे जरूर मत भूलना। मध्य प्रदेश में जितनी भी कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के जिले हैं उसका भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसे भी देख लेना। मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले कर्क रेखा पर जो स्थित है आप लोगों को याद हो जाएंगे। 23.5 डिग्री की रेखा कहलाती है। अब यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो मुरैना है। यहाँ से मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से सीमा का निर्धारण चंबल नदी के द्वारा हो जाता है। उत्तर में दक्षिण के अंतर्गत सीमा का निर्धारण करती है ताप्ती नदी। बुरहानपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे दक्षिणतम जिला जिसे हम दक्षिण का द्वार या दक्षिण की कुंजी के उपनाम से जानते हैं। ताप्ती नदी जो क्या करती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक प्रकार से सीमा का प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर देती है। ताप्ती नदी जिसे सूर्यपुत्री के नाम से, भगवान शनि की बहन के उपनाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखना, यह जो नर्मदा और ताप्ती है ना, यह कैसी प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती। एशुरी का निर्माण करने वाली संपूर्ण भारत की केवल 2 नदियां यह नदियां है। अब यदि बात करें तो पूर्व की तरफ मेकाल पर्वत के द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा का निर्धारण हो जाता है। पश्चिम में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में राजपीपला पहाड़ियों के द्वारा सीमा का निर्धारण हो जाता है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार यदि देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश का है। और यदि देशांतर की बात करें तो याद रखना 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट तक मध्य प्रदेश का आपको पूर्वी देशांतर देखने के लिए मिलेगा। देशांतरीय विस्तार यहां से भी एकदम क्वेश्चन बना है। यह जो सिंगरौली है ना, वहीं से हमारी देशांतर रेखा प्रवाह निकलती है। और याद रखना यह जो सिंगरौली है और यह जो अलीराजपुर है तो सन से हम यहां पे सनराइजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान सिंगरौली में उदय होते हैं। इसके 34 मिनट बाद अलीराजपुर के अंतर्गत सूर्य भगवान अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, याद रखना किस टाइप का क्वेश्चन, यदि मुरैना से आपको बुरहानपुर आना है तो कुल दूरी कितनी है, 605 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण के बीच में मध्य प्रदेश की दूरी 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम के बीच में मध्य प्रदेश की कुल दूरी कितनी है, तो याद रखना 870 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। जिस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, संपूर्ण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 1 नंबर पर आया करता था। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हमारा मध्य प्रदेश हुआ करता था, किंतु आप 1 नंबर पर आता है कौन, राजस्थान। 2 नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। इस बात को भी याद कर लो। अब 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर तो कहीं आपको दिखा मिल जाएगा 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। 7 स्क्वायर किलोमीटर का जो अंतर है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी विवाद होने के कारण अमरकंटक क्षेत्र के अंतर्गत
अंतर्गत यह डिफरेंस आपको कई सारी किताबों में यह डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब यदि बात करें तो इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं कि हमारा यह जो मध्य प्रदेश है ना, इसकी आकृति कैसी है। तो हमारे मध्य प्रदेश की आकृति आयताकार है, इस बात को नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बना है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें रिजर्व है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इस क्वेश्चन का आंसर देना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इस बात को नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में आसानी से याद हो गई होंगी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।